In the previous video, we have discussed about the light and dark reaction of photosynthesis. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय नेम इज अभिनव सिंह, योर बायोलॉजी फैकल्टी. वेलकम टू माय चैनल अभिनव सिंह बायोलॉजी. In this channel, I make a lot of educational biology-based videos which are not only helpful for your board examinations but are also fruitful for the preparation of many other medical entrance examinations like AIIMS, JEEPMER, NEET, etc. So join my channel, subscribe my channel, share my videos, like and comment also. So let's begin. In this video, we will discuss about the factors affecting the rate of photosynthesis. बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है. आज की इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं. इस तथ्य को समझने से पहले हम लोग कुछ और चीज समझ लें. पहले बेसिकली व्हाट आर कार्डिनल पॉइंट्स. फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कार्डिनल पॉइंट्स को सबसे पहले सैक्स ने डिस्कस किया था. सैक्स एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था. कार्डिनल पॉइंट्स के अंतर्गत उनके द्वारा यह बताया गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं तो उनके 3 लेवल पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो फोटोसिंथेसिस के रेट कब घटेगा कब बढ़ेगा इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं. कौन कौन से 3 लेवल हैं? फर्स्ट लेवल है मिनिमम लेवल, सेकंड लेवल है ऑप्टिमम लेवल, थर्ड लेवल है मैक्सिमम लेवल. अब इसको अच्छे से समझने के लिए जरा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सो वी टेक एन एग्जांपल टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर के आधार पर हम कंपेयर करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का रेट कब घटेगा बढ़ेगा, तो हम यहां पर हमने एक उदाहरण लिया है टेम्परेचर, तापमान. ठीक है, अब अगर हम मिनिमम लेवल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो कि बहुत ही कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं. वहां का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है या उससे भी कम होता है. तो 4 डिग्री टेम्परेचर या उससे भी कम का टेम्परेचर अगर होता है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट कैसा होगा? मिनिमम होगा. ठीक है, ये कौन से प्लांट्स हो सकते हैं या कैसे प्लांट्स होंगे? तो असल में ये कोल्डर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स होंगे. तो वहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा? बहुत ही कम होगा. उसी तरह से अगर हम ऑप्टिमम लेवल की बात करें, ऑप्टिमम लेवल का मतलब हुआ कि जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर C3 प्लांट्स के लिए 10 to 30 डिग्री सेल्सियस है. तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम की मैंने बात की थी कोल्डर रीजन में, तो वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मिनिमम था. मिनिमम लेवल की बात की थी तो मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था. ठीक है, अब हम ऑप्टिमम लेवल की बात कर रहे हैं तो यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? बहुत ही बढ़िया होगा, ऑप्टिमम होगा, सफिशिएंट होगा, नॉर्मल होगा. ठीक है, तो 10 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो रेंज है इनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? ऑप्टिमम होगा, एवरेज होगा. लेकिन अगर हम मैक्सिमम लेवल की बात करें, जैसे मान लो कि टेम्परेचर राइजेस अबव 40 डिग्री सेल्सियस, अब 40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर चला जाए टेम्परेचर, तो उस वो कंडीशन कैसा हो गया? वो कैसा कार्डिनल पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है? तो मैक्सिमम लेवल को. तो उस कंडीशन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? मैक्सिमम होगा क्या? नहीं. वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से घट जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस कराने के लिए जो जिम्मेदार जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे. इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा. ठीक है ना. तो यहां पर ये हमने समझ लिया है कि कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं और कार्डिनल पॉइंट्स के आधार पर ही हम आगे के फैक्टर्स को यहां पर डिस्कस करेंगे. ये तीनों पॉइंट्स, तीनों लेवल हमको समझने चाहिए, मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम. दूसरी बात जो हमें जाननी है वो है ब्लैकमैन्स लॉ
ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ब्लैकमैन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हिम द लोएस्ट कंसेंट्रेशन रॉ मटेरियल रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस विल डिसाइड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो, सपोज करो, इसे भी मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज करो कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए चारों रॉ मटेरियल चाहिए। कौन कौन से चारों? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब देखो, मान लो कि क्लोरोफिल का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, सनलाइट का भी कंसंट्रेशन सफिशिएंट है, वाटर का भी कंसंट्रेशन सफिशिएंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर मिनिमम है तो फोटोसिंथेसिस के रेट पर क्या असर पड़ेगा? तो यही ब्लैकमैन साहब का कहना था कि द मिनिमम concentration of raw material related to photosynthesis will decide the rate of photosynthesis। यानी सबसे मिनिमम जो कंसंट्रेशन जिस रॉ मटेरियल का है वही डिसाइड करेगा कि वो जितना कम है उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम या ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब सपोज करो कि वाटर सफिशिएंट अमाउंट में है, सनलाइट सफिशिएंट अमाउंट में है, क्लोरोफिल का नंबर भी बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन CO2 का कंसंट्रेशन जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम अगर कंसंट्रेशन है CO2 का, तो ऑब्वियस बात है कि फोटोसिंथेसिस का रेट भी घटेगा। दिस इज द रूल डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन्स। इन्हीं की वजह से इसको ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। यानी वहां पर जो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, जो मिनिमम अमाउंट में है, मिनिमम कंसंट्रेशन में है, वही रॉ मटेरियल डिसाइड करेगा फोटोसिंथेसिस के रेट को। ठीक है, अब हम आगे अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। यानी हमारा मेन टॉपिक है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं? तो देयर आर टू मेन फैक्टर्स, दीज आर इधर एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स मेनली 5 फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल। कौन कौन से? तो लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड टेम्परेचर। और अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स में भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोफिल, नंबर ऑफ स्टोमाटा, पोजीशन ऑफ स्टोमाटा एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाइट। अब देखो, लाइट फैक्टर को समझने के लिए हमको लाइट फैक्टर एक्चुअली इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन से? तो फर्स्ट है क्वालिटी, सेकंड है इंटेंसिटी और थर्ड है ड्यूरेशन। अब देखो, क्वालिटी के आधार पर बात करें, अगर व्हेन वी आर टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइट, इट मींस सम पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट्स। जैसे कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट ग्रीन कलर में बहुत ही कम रहता है, जबकि फोटोसिंथेसिस का रेट ब्लू और रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट्स में मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल, वो ब्लू और रेड कलर के ही फोटोन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उनके एब्जॉर्ब करने का जो टेंडेंसी है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। इसीलिए ब्लू और रेड कलर के वेवलेंथ्स अगर प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट में मिलते हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रेट तभी बढ़ेगा जब क्वालिटी ऑफ लाइट मेंटेन होगा। क्वालिटी ऑफ लाइट मेंटेन होगा मतलब पार्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स हैं लाइट के, वो सफिशिएंट अमाउंट में प्लांट्स को मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे ब्लू और रेड से रिलेटेड वेवलेंथ्स मिलने चाहिए प्लांट्स को। ठीक है, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स या ग्रेन्यूल्स के जो यूनिट्स हैं वो इन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं और फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ा पाते हैं। अब अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें लाइट से रिलेटेड, तो वो है इंटेंसिटी। जैसे आप हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली 2 तरह के प्लांट्स आपको मिलेंगे। एक होगा शेडी प्लांट्स जो कि छाया में या फिर तुमको
कई सारे जो शेडी प्लेसेस होते हैं वहां पर आपको मिलेंगे, छायादार जगहों पर मिलेंगे जहां पर उनको प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जो कि सनी रीजन में पाए जाएंगे, वो सन प्लांट्स होंगे। तो ऑब्वियस बात है कि सन प्लांट्स के केस में लाइट का इंटेंसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो शेडी प्लांट्स होंगे उनको उनमें फोटोसिंथेसिस का रेट उतना ज्यादा कंपैरेटिवली नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो शेडी एरियाज में वहां पर उनको प्रॉपर इंटेंसिटी सनलाइट का अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें तो वो है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जैसे आप जानते हैं कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सारे के सारे टाइम में वो प्रचुर मात्रा में फोटोसिंथेसिस वो नहीं करा पाते हैं। जैसे इसलिए हम लोग जानते हैं कि 10 to 12 आवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरेशंस in which plants make their own food by the process of photosynthesis very easily, ठीक है। तो 10 से 12 घंटे का ड्यूरेशन ही वह ड्यूरेशन होता है जिसमें प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इजीली कर पाते हैं। नाइट आवर्स में तो वो करेंगे नहीं ना, ठीक है। अब हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन वो जो कम अमाउंट में अवेलेबल है, यानी 300 ppm 300 पार्ट पर मॉलिक्यूल में ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, या 0.03% एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन में अगर वो अवेलेबल है, वही मोर देन सफिशिएंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ईच एंड एवरी ग्रीन प्लांट्स और अलगे, ठीक है। जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कराने के लिए वो कंसंट्रेशन, जो कम ही कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो अवेलेबल है और वो सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन में अगर थोड़ी सी भी अगर बढ़ोतरी हो जाए, दैट विल ऑल्सो बूस्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो जाएगा, वो तुरंत बूस्ट कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ही एक्सेसिवली बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर जरूरत से ज्यादा अगर बढ़ जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वहां पर डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं फिर से अपनी बात को दोहरा देता हूं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ता है, यानी स्लाइटली इंक्रीज करता है, तो उस कंडीशन को कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। याद है फर्टिलाइजेशन, जैसा हम लोग पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन में क्या होता था, फर्टिलाइजेशन जो कि एनिमल्स रिलेटेड था, उसमें क्या होता था, उसमें हम जानते हैं ना कि गैमिट्स का फ्यूजन होता था और न्यू ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होता था ना। तो इसका मतलब वहां पर कुछ इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो बस ऐसा ही यहाँ पर बात है, अगर यहाँ पर स्लाइट इंक्रीज हो रहा है, व्हेन द स्लाइट इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, देन दिस status and this situation is actually referred as carbon dioxide fertilization, and this will boost the rate of photosynthesis, and the rate of photosynthesis will be increasing, ठीक है। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर हल्का न बढ़कर ज्यादा बढ़ जाए, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाए, then this condition is known as carbon dioxide toxication और carbon dioxide toxicity, ठीक है। अब CO2 वहां पर क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा उस प्लांट्स के लिए, एंड दैट विल बी रिजल्टिंग द डिक्रीजमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा उस समय, उस कंडीशन में, और जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फैक्टर को भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें। थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर है ऑक्सीजन। अब देखो, ऑक्सीजन से रिलेटेड एक प्रोसेस काम करता है, वो कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन डिटेल में यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस सिंपल सा समझो कि अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है तो फोटो रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज होता है, और अगर फोटो रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज होता है तो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाता है। तो अल्टीमेट समरी यही निकलता है, यानी अल्टीमेट कंक्लूजन अगर हम निकाले तो कंक्लूजन यही है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज
देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने से फोटो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा और फोटो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ने से फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ऑक्सीजन भी एक एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। फिर उसके बाद अगर फोर्थ एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो फोर्थ एक्सटर्नल फैक्टर खुद वाटर है। वाटर इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जब वाटर ही बेसिक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ऑब्वियस बात है कि वाटर का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज करेगा, वाटर का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, वाटर सफिशिएंट अमाउंट में प्लांट्स को मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियस बात है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा, होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर तो बेसिक रॉ मटेरियल है ना फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये फोर्थ फैक्टर था, फोर्थ एक्सटर्नल फैक्टर था फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फिफ्थ एक्सटर्नल फैक्टर भी होता है जिसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर के बारे में अभी हम लोग ने पहले ही कार्डिनल पॉइंट्स के एग्जांपल के रूप में डिस्कस कर लिया था। जैसे फिर से एक बार रिपीट कर दें, अब सपोज करो टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा मतलब स्लाइट अगर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर में, इसका मतलब वो कंडीशन कैसा है, वो ऑप्टिमम कंडीशन है। ठीक है, 10 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर मिनिमम टेम्परेचर होगा, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा, जो कोल्डर रीजन में जो प्लांट्स होते हैं उनके केस में, तो वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। और अगर 4 डिग्री सेल्सियस से अब भी अगर कम जाएगा तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, और अगर एक्सेसिव इंक्रीजमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करें, अगर मान लो कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, यानी 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए टेम्परेचर, या उससे भी ज्यादा ऊपर हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस कराने के लिए जो इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स होते हैं, या डार्क रिएक्शन कराने के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जैसे रूबिस्को वगैरह, वही डीनेचर्ड हो जाएंगे, वही नष्ट हो जाएंगे। दैट विल बी रिजल्टिंग द डिक्रीजमेंट ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और बहुत ही एक्सेसिवली वो लगातार बढ़ता रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो सकता है, वो घटते घटते स्टॉप हो जाएगा। इसलिए स्टॉप हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने से वो एक नेचुरल इनहिबिटर फाइटो हार्मोन एब्सिसिक एसिड को प्रमोट कर देगा, और वो एब्सिसिक एसिड जो है वो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, वो स्टोमाटा को क्लोज कर देगा। और स्टोमाटा जब क्लोज हो जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज भी बंद हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस भी वहां स्टॉप कर जाएगा। तो ये था एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम कुछ इंटरनल फैक्टर्स की बात कर ले। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले हम प्रोटोप्लाज्म की बात कर ले। तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल फैक्टर है, इसके बारे में कोई एक स्ट्रेटेजिक एविडेंस नहीं है हम लोग के पास, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि नहीं, प्रोटोप्लाज्म भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा गया है कि देखो प्रोटोप्लाज्म अगर सफिशिएंट अमाउंट में अगर किसी भी सेल में है, इसका मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ही अच्छे कंडीशन में होगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर प्रोटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन ही कम है किसी भी सेल में तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी घट जाएगा। फिर अगर हम सेकंड इंटरनल फैक्टर की बात करें तो सेकंड इंटरनल फैक्टर है यहां पर क्लोरोफिल। हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल के बारे में कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है या सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होंगे जिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या होगा, जबरदस्त होगा। और जिस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम होगा, जैसे एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट की बात करें इसमें ग्रेना ही नहीं पाया जाता है, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, या तो कम होगा या फिर उसमें फोटोसिंथेसिस सही से हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम थर्ड इंटरनल फैक्टर की बात करें तो थर्ड इंटरनल फैक्टर खुद ही क्लोरोप्लास्ट है, यानी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल कितने हैं। जैसे अगर किसी सेल में अगर एक ही क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस का रेट नॉर्मल रहेगा। अगर या फिर मतलब फोटोसिंथेसिस जो है कराने के लिए अगर मान लो किसी भी सेल में अगर एक ही क्लोरोप्लास्ट है, जैसे
आप क्लेमाइडोमोनस की बात करो, स्पाइरोगैरा की बात करो, या फिर यूलोथ्रिक्स की बात करो, ठीक है, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम होगा एक्चुअली। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे हायर प्लांट्स की बात करें जिनमें फोटोसिंथेसिस कराने वाले ये क्लोरोप्लास्ट की संख्या अगर ज्यादा होती है, जैसे 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट आर अवेलेबल इनसाइड द हायर प्लांट्स सेल्स, तो उस केस में हायर प्लांट्स के एक सेल के अंदर में सोचो कि अगर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट ऑब्वियस बात है कि ज्यादा होना है, फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम फोर्थ इंटरनल फैक्टर की बात करें तो वो है स्टोमाटा का पोजीशन या नंबर ऑफ स्टोमाटा। अगर नंबर ऑफ स्टोमाटा पर यूनिट एरिया इनसाइड द लीफ की बात करें, अगर मान लो कि किसी लीफ में स्टोमाटा का नंबर बहुत ही ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा होगा, और अगर स्टोमाटा का नंबर्स बहुत ही कम है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम होगा, ठीक है। और स्टोमाटा का पोजीशन भी डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से है, उसका रेट अफेक्ट करेगा, यानी वो स्टोमाटा लोअर एपिडर्मिस में है कि अपर एपिडर्मिस में। अगर लोअर एपिडर्मिस में है या अपर एपिडर्मिस में स्टोमाटा जिस हिसाब से है तो उसके लोकेशन या पोजीशन के हिसाब से भी फोटोसिंथेसिस का रेट डिसाइडेड होता है, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर हम लास्ट इंटरनल फैक्टर की बात करें जिसके बारे में हमारे बुक में बहुत ही शॉर्टकट में दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हालांकि इससे कई मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, वो ये लास्ट इंटरनल फैक्टर है एक्युमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स। अब फोटोसिंथेट्स किसको कहेंगे बच्चों? तो फोटोसिंथेट्स का मतलब है फोटोसिंथेट्स आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये जो ग्लूकोज जो बन रहा है, ये ग्लूकोज अगर ज्यादा अमाउंट में अगर एक्युमुलेटेड हो जा रहा है तो ये इसके एक्युमुलेशन के बाद, यानी अगर एक्सेसिव अमाउंट में अगर शुगर मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अगर किसी लीफ पार्ट में अगर एक्युमुलेटेड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा, यानी एक्युमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स विल डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वहां पर शुगर पूरी तरीके से कंज्यूम हुआ नहीं है, इसलिए वो इकट्ठा होता जा रहा है, तो एक्स्ट्रा फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित करते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उसकी दर को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमने एक विस्तृत अध्ययन कर लिया है बच्चों, ठीक है। इस वीडियो को आप अगर पूरा देख चुके हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दें। अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स को आप इस वीडियोस को पूरी तरीके से शेयर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।